नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की कहानी है, बेटा आज भी इन बाजुओं में इतनी ताकत है कि अपना और अपनी पत्नी का खर्चा उठा सकता हूँ। तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलूंगा। आप समझते क्यों नहीं? 4 दिन हो गए आप मुझसे जिद करे जा रहे हैं। अरे लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में जाकर नया चस्का चढ़ा है इनको। आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब मुझ पर उंगली उठाएंगे। नीलिमा जी चाय का एक घुट पीते हुए गुस्से में अपने पति अशोक जी से बोली, ऐसे कैसे कोई तुमसे कुछ कहेगा? और तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी के मजे या ख्वाहिश अधूरी रह गई है, मैं उसे पूरा करूं और यही सोचकर बोल रहा हूं। बाद में मेरे हाथ पांव ढंग से काम करेंगे भी या नहीं मुझे नहीं पता। कोई बीमारी हो गई उसका भी क्या भरोसा। इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी हम तुम पहले नहीं कर पाए वो अब कर लें। अपने बारे में ऐसी फालतू बात मत करिए जी, और बात समझिए, आप जो चाहते हैं अब हम नहीं कर सकते। अब ये कोई उम्र नहीं है हमारी इच्छाओं को पूरा करने की। अब हम बेटा बहू बेटी दामाद वाले हो गए हैं। इस उम्र में बेटे बेटी अपनी माँ, बहू दामाद अपनी सास को ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आपको भी ना रिटायरमेंट के बाद एक दिन भी चैन नहीं है। रोज एक नया फितूर लेकर मेरे सामने आ जाते हैं। यह नहीं कि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए इतनी ठंडी में अदरक तुलसी दालचीनी काली मिर्च कूट कर मसाला चाय बनाती हूँ, उसको शांति से बैठकर पी लीजिए। मगर नहीं, रोज वाक पर जाएंगे और नया ही राग लेकर आते हैं। मैं तो कहती हूँ कल से वाक पर जाना ही बंद कर दो। अपनी चाय खत्म कर भनभनाती हुई रसोई में चली गईं। असल में अशोक जी अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने अपनी दिनचर्या बनाई है। सुबह वॉक पर जाना, योगा, हेल्दी खाना, कुछ नया सीखना, करना, लिखना, पढ़ना, गाने सुनना सब शुरू किया है। साथ में जो 33 साल की नौकरी में अनुभव नहीं कर पाए या अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए, उसे पूरा करने की कोशिश करने में लगे हैं। जब उन्होंने सैर पर जाना शुरू किया तो उन्हें अपने जैसे कई रिटायर पुरुष महिलाएं पार्क में एक क्लब चलाते हुए मिले, जहां रोज 10 मिनट सब अपने दिल की बातें करते हैं और रोज एक नया सुविचार रखते हैं। इन्हीं सब बातों को सुनकर रोज अशोक जी को कुछ नया करने का विचार आता और वे घर आकर नीलिमा जी को बोलते और वो इस बात से बहुत चिढ़ जाती, क्योंकि उन्हें घर के अलावा कुछ और सोचने का समय ही नहीं होता। पहले सास ससुर पति बच्चों की सेवा करती रहीं, अब बहू दामाद वाली हो गई हैं, अब दिन रात उन्हीं की चिंता करती रहती हैं। मगर अशोक जी कहते हैं कि अब वे अपने बारे में भी सोचें, जिसे वे सिरे से नकार जाती हैं, और यही बहस 2-4 दिन से उनके बीच में चल रही है। अब गलती नीलिमा जी की भी नहीं, उस समय ये सभी की ज़रूरत भी थी। अशोक जी नौकरी करते थे और वो घर गृहस्थी संभालती थी। घर में सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी ननद नंदोई सभी थे, सभी का लिहाज करते, बड़ों के बनाए नियम कायदे पूरे करते करते नीलिमा जी घर गृहस्थी में ऐसी लीन हो गईं कि अपनी सभी इच्छाएं भूल अपने स्वास्थ्य को ताक पर रखकर सभी की देखभाल करती रहीं। सास ससुर स्वर्ग सिधार गए। समय के साथ सभी अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो गए और अब अचानक उन्हें अशोक जी की कोई बातें समझ में नहीं आती। अगले दिन जब अशोक जी अपनी सुबह की सैर करने निकल गए तब नीलिमा जी बिस्तर समेट रही थी। तभी अचानक उनकी नज़र एक डायरी पर गई। उन्होंने कुछ पन्ने पलटे जिन्हें देखकर वे अचंभित रह गईं। डियर डायरी, मैं अपनी भोली भाली पत्नी को कैसे समझाऊं कि अब हम दोनों हैं अपनी जीवन संध्या की ओर बढ़ रहे हैं। एक समय था जब वो मुझसे ये बोलकर लड़ती थी कि आप मुझे कहीं लेकर नहीं जाते, चलो कहीं घूम कर आते हैं, कुछ नहीं तो शाम का खाना या फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। इतना समय भी नहीं है तो एक कॉफ़ी पीकर या आइसक्रीम खाकर ही आते हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में इतना व्यस्त रहता कि उनकी इन बातों का कोई महत्व नहीं समझता। सोचता था एक पत्नी का धर्म घर में रहकर घर वालों की देखभाल करना है। मगर आज जब पार्क में जाकर लोगों की कहानियां सुनता हूँ, किसी की पत्नी नहीं है, किसी के पति नहीं है, किसी के पति पत्नी है तो बीमार हैं, पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीने के बाद खुद के लिए अब किसी के पास कुछ बचा ही नहीं। इसलिए अगर गुंजाइश है तो जीवन में जो बाकी रह गया है उसे पूरा कर लीजिए। और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास अभी भी वक्त है अपनी गलतियों को सुधारने का। और जब आज अपनी और उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ तो कहती है लोग क्या कहेंगे।
अरे कहते हैं तो कहने दो, किसी के कहने से हमें क्या। डायरी पढ़ते समय नीलिमा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फटाफट डायरी को वापस तकिए के नीचे छुपा दिया और अलमारी से जाकर कपड़े निकाल कर तैयार होने चली गईं। रोज की तरह अशोक जी सैर से लौट लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठे पेपर पढ़ रहे थे। तब नीलिमा जी मसाला चाय के साथ उपस्थित हुईं। जैसे ही उन्होंने चाय का कप उठाना चाहा तो नीलिमा जी को देखते ही रह गए। वे लाल पीले रंग की कुर्ती प्लाजो में उनके सामने खड़ी थी, शर्मा रही थी। ओह, तुमने आखिरकार मेरी भावनाओं को समझ लिया, थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोले। अब देखो पतिदेव, आपको भी मेरी भावना समझने में कितने साल लग गए, तो आपकी बात समझने में भी मुझे कुछ वक्त तो लगना ही था। पूरी जिंदगी दिन रात साड़ी लिहाज में ही निकाल दी, अचानक से आपके लाए सूट कुर्ती प्लाजो कैसे पहन लेती। मगर आप तो जानते हैं, आपकी जिद के आगे हमें सिर झुकाना ही पड़ता है। दोनों पति पत्नी आज खुलकर खिलखिला रहे थे। लॉन से इतने जोर से हंसने की आवाज़ सुन बहू बेटा निशा और रोहन बाहर आ गए और अपने मम्मी पापा को ऐसे देखकर एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। आखिर माजरा क्या है। दोनों अपनी बातों में इतने मग्न थे कि तभी, अरे तुम दोनों कब आए, आओ बैठो बच्चों, चाय पियो, नीलिमा जी हंसते हुए बोली। तभी अशोक जी बोले, अच्छा हुआ बेटा रोहन, तुम खुद ही आ गए। मैं क्या सोच रहा था, मैं और तुम्हारी माँ नैनीताल जाने की सोच रहे हैं। अब ठंड थोड़ी कम हो रही है, ऐसा करो तुम हमारी बुकिंग कर दो, 15 दिन हम वहाँ घूम कर आएंगे। और हाँ, उसी रिसोर्ट में करना जिसमें तुम लोग गए थे। मैंने गूगल पर सर्च किया है, बहुत ही शानदार रिसोर्ट है। मैं तुम्हारी माँ को वहीं ले जाना चाहता हूँ। अपने पति की बात सुन नीलिमा जी शर्म से गड़ी जा रही थी और बोली, अरे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों अकेले वहाँ जाकर क्या करेंगे। ज़्यादा घूमना ही है तो हरिद्वार ऋषिकेश चलते हैं, घूमने फिरने के साथ साथ भजन पूजन भी कर लेंगे। कर देना दिल दुखाने वाली बात। मैं चाहता हूँ अपनी पत्नी को लेकर नैनीताल जाऊँ और तुम्हें भजन पूजन की पड़ी है, और तुम्हें ऋषिकेश ही क्यों, पूरे 4 धाम करा दूंगा। लेकिन अभी मैंने बोल दिया कि हम दोनों नैनीताल जाएंगे तो मतलब वहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो यूं ही कह रही थी। अब आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी जाकर आपकी पसंद के आलू के पराठे बनाती हूँ, बोल नीलिमा चली गई। चलो भाई, मैं भी नहा धोकर अपनी गिटार क्लास के लिए निकल जाता हूँ। एक धुन तैयार की है, अब नैनीताल की झील में नौकायन करते वक्त ही बजाऊंगा, बोल अशोक जी भी घर के अंदर चले गए। रोहन, ये क्या बकवास है, अब इस उम्र में मम्मी जी पापा जी नैनीताल घूमने जाएंगे और पापा जी मम्मी जी के लिए गिटार बजाएंगे। छी, लोग क्या कहेंगे। तुम सही कहती हो निशा, लगता है 60 साल की उम्र में पापा सठिया गए हैं, लेकिन अब कहा है तो करना ही पड़ेगा, रोहन बोला। दोनों मियाँ बीबी के हलक से चाय का एक एक घूंट उतरना मुश्किल हो गया। एक दिन नीलिमा जी नर्म कंबल में अंगड़ाई ले रही थी कि तभी अचानक उनके कानों में कुछ आवाज़ आई। उन्होंने घड़ी देखा तो 10 बज रहे थे। जल्दी से कमरे से बाहर की तरफ भागी। जो बेटा बहू ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं थे, वे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। रोहन का प्रोटीन शेक तैयार नहीं था, निशा का टिफिन और काफ़ी। रसोई की तरफ बढ़ी तो देखा अशोक जी 2 कप चाय बना चुके थे। मगर ये क्या, रसोई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 10 दिन से किसी ने उसे संभाला नहीं। चाय शक्कर ढूंढने के चक्कर में दाल चावल के डिब्बों तक के ढक्कन भी खुल गए थे। दूध फ्रिज से प्लेटफार्म तक और चाय पतीले से कप में आते आते आधे से ज़्यादा फैल चुकी थी, जिसे देखकर वे जोर से चीखीं। आज उठने में ज़रा देर क्या हो गई, सब उल्टा पुल्टा हो गया। अच्छा हुआ मम्मी जो आप आ गई, पापा जी को समझाइए, रसोई में चाय बना रहे हैं और मेरा टिफ़िन रेडी नहीं है। ऑफिस के लिए देर हो गई, मैंने आपको पहले ही बताया था आज मीटिंग है। और रोहन मुझ पर चिल्लाए जा रहे हैं कि उनका प्रोटीन शेक तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, लेट नाइट मीटिंग्स के बाद मैं ये सब कहाँ कर पाती हूँ। मम्मी यार, आप सुबह तो जल्दी उठ जाती हो, फिर आज क्या हो गया। आपको पता है ना, जिम से लौटने के बाद मुझे प्रोटीन शेक हाथ में चाहिए होता है। प्लीज़ आगे से ऐसा मत कीजिएगा, बोलकर अपने कमरे में जाने लगा। तभी अशोक जी 2 कप चाय ट्रे में लेकर रसोई से बाहर आए और बोले, निशा बेटा, एक काम करो, आज कैंटीन में खाना खा लेना। और रोहन, जब तुम्हारा बाप चाय बना सकता है तो तुम अपना प्रोटीन शेक खुद क्यों नहीं बना सकते हो। उसके लिए मम्मी पर क्या चिल्लाना। इतने सालों से तुम्हारे लिए सब कुछ करती आई हैं, एक दिन खुद के लिए भी कुछ कर लो। और तुम सोच रहे होगे कि मम्मी इतने देर से क्यों उठी। कल रात को हम नेटफ्लिक्स पर पुष्पा मूवी देख रहे थे और तुम तो जानते हो तुम्हारी मम्मी समय से सो जाती हैं।
मगर मूवी देखने के चक्कर में 12 बजे तक तो सो नहीं पाई, इसलिए सुबह उनकी नींद नहीं खुली। अब इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई। चलिए नीलिमा जी, हम लॉन में बैठकर चाय पियेंगे और आप बताइए हमने कैसे बनाई है। जी मगर वो काम। मैंने कहा चलिए नीलिमा जी, अशोक जी के पीछे पीछे चल दें। दोनों ने मिलकर चाय का लुत्फ उठाया। सुनिए जी, चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, मगर देखिए मेरे ज़रा सा देर से उठने की वजह से बेटा बहू दोनों कितने परेशान हो गए। और हाँ, आपको चाय बनानी पड़ी। मुझे तो यह ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, जो सबके उठने से पहले उठकर सबका काम करती है, सबका ख्याल रखती है, अचानक एक दिन देर हो जाएगी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मगर आज देर से उठकर आपको कैसा लग रहा है, यह नहीं बताएंगी? अशोक जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सच में बड़ा मज़ा आया। अब मैं कभी कभी देर से उठने का भी नियम बनाऊंगी, ताकि आपके हाथ की चाय, कड़वी चाय पीने का मज़ा ले सकूं। ठहाका लगाते हुए बोली। 3-4 दिनों से निशा को अपने सास ससुर की बातें समझ में नहीं आ रही थी। ऊपर से आज उसे कैंटीन का बेकार ठंडा खाना खाना पड़ा। शाम को ऑफिस से लौटी तो कॉलोनी की पड़ोस वाली बिमला आंटी ने उसे टोका। क्या बात है निशा बहू, तुम्हारी सासू माँ के तो रंग ढंग ही बदल गए। साड़ी से सीधा प्लाजो लेगिंग। अशोक जी के साथ सुबह सैर पर ट्रैक सूट पहन कर जाती हैं। कहाँ तो हमने इतने सालों में नीलिमा जी को कभी घर से बाहर पाँव रखते नहीं देखा, और अब भाई साहब के रिटायर होने के बाद अचानक से ये बदलाव। लगता है अपनी बहू से अच्छे से ट्रेनिंग ले रही हैं। बिमला जी की बातें निशा के मन में लगी आग में घी डालने का काम कर रही थी। फिर भी उसने सोचा, मुझे क्या करना, जिसे जो करना है करे। मगर आज सैटरडे नाइट है, रोहन के साथ कैंडल लाइट डिनर और एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएगी। अगले दिन आराम से उठकर संडे प्लान करेगी। ऐसा सोच उसने घर में प्रवेश किया। मगर ये क्या? अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। मैं और तेरे पापा जी मिस्टर खुराना की एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हैं। हमें थोड़ा देर हो जाएगी। शनिवार है, तुम लोग बाहर से खाना मंगा लो। नीलिमा जी अपना सलमा सितारा वाला अनारकली सूट संभालते हुए बोली। उन्हें ऐसा झिलमिलाता हुआ देख और उनकी बातें सुनते ही निशा का पारा चढ़ गया और वो रोहन की तरफ गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी। रोहन बोला, हाँ माँ बिल्कुल ठीक है, आप आराम से जाइए, हम घर पर सब देख लेंगे। निशा मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। रोहन समझ गया था कि निशा गुस्से में है, मगर वो कोई बखेड़ा नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी माँ पापा को जाने को बोल दिया। कमरे में पहुंच निशा बौखलाते हुए, हद करते हो रोहन, मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है ना, वीकेंड मतलब टोटल आराम। 5 दिन जहाँ मैं ऑफिस में अपने आप को घिसती हूँ, मीटिंग करके पक जाती हूँ, वहाँ मुझे 2 दिन कंप्लीट रेस्ट चाहिए होता है। मैं तुम्हारे बराबर काम करती हूँ और पैसा कमाती हूँ, तो जो ट्रीटमेंट घर के बेटे को मिलता है वह बहू को भी मिलना चाहिए। मम्मी जी को समझना होगा। पहले मुझे लगा वो इस बात को समझ रही हैं, मगर अब ये नाटक। और मम्मी जी का क्या है, वो तो घर में पड़ी रहती हैं। उन्हें रसोई में खाना बनाने के अलावा करना ही क्या होता है? अरे मेरे आने से पहले तो घर में बर्तन झाड़ू पोछा वाली तक नहीं थी। अब मेरी वजह से उन्हें इतनी फैसिलिटी मिली हुई है। मुझे एक वक्त का खाना देने में उनको परेशानी होने लगी है। इस तरीके से मौज मस्ती कर रही हैं। तुम्हें पता है आज मैंने कितना गंदा खाना खाया? क्या उन्हें ज़रा भी नहीं लगा कि ब्रेड बटर ही बना देती अपनी बहू के लिए? मुझे समझ नहीं आता इस उम्र में मम्मी जी को कौन सा नया फितूर चढ़ा है जो पापा जी को उकसा रही हैं। और तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। अपना बैग कपड़े सामान पटकते हुए बोली। तुम क्या चाहती हो कि मैं जाकर उनसे लड़ाई करूं? तुम खुद सोचो, माँ ने पूरी जिंदगी घर गृहस्थी में निकाल दी, पापा ने ऑफिस में। अब जाकर वो अगर थोड़ा सा घूमना फिरना खाना पीना चाहते हैं तो कर लेने दो। वैसे भी इस उम्र में ज़्यादा दिन तक बाहर का खाना वो खा नहीं पाएंगे, और उनके घुटने हाथ पांव हड्डियां उन्हें घूमने का परमिशन नहीं देंगी। तुम्हें क्या लगता है 55-60 साल की उम्र में इंसान 25-30 के आदमी के हिसाब से मज़े कर सकता है? तुमने वो तो सुना ही होगा, दिया बुझने से पहले उसकी लौ अपने पूरे जोश से फटफटाती है। मुझे भी लगता है मम्मी पापा में वही जोश आया है। 2-4 दिन उन्हें अपने मन की कर लेने दो, देखना 5वें दिन वो खुद हाथ ना जोड़ ले तो मेरा नाम रोहन नहीं। हाँ बोल तो तुम सही रहे हो। तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे भी लगता है हमें धैर्य रखना चाहिए। एक दिन मम्मी जी पापा जी के सामने खुद हाथ जोड़ लेंगे। दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। ये उन मेहनत कश माँ बाप के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे सोच वाले बच्चों के नाम कर दी।
आज अगर उनमें थोड़ा उत्साह, कुछ कर दिखाने का जोश है तो किस तरह से बंद कमरे में उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। एक दिन रविवार को निशा और रोहन आराम से सोकर उठे। माँ चाय उबासी लेता हुआ पेपर हाथ में थामे रसोई में पहुंचा। कोई हलचल ना देखकर कमरे में गया, वहां भी कोई नहीं था। निशा के पास पहुंचा और बोला, जरा 2 कप चाय बनाओ। क्यों, मम्मी जी कहाँ गई हैं? निशा कंबल में से मुंह बनाते हुए बोली, अरे वो दोनों सैर पर गए होंगे, 11 बजे तक नहीं लौटे, ऐसा मुमकिन नहीं। देखो यहीं कहीं होंगी, छत पर गई होंगी, आजकल उनके नए नए शौक भी तो चालू हैं, भुनकते हुए बोली। अरे यार, तुम सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले मुझे चाय बना कर दो। तुम्हें पता है ना, चाय के बिना मेरी आंखें नहीं खुलती। हाँ बनाती हूँ, बोल रसोई में बर्तन पटकने लगी। 2 कप चाय बनाकर कमरे में वापस आई। अब चाय पी ही ली हो तो ज़रा अपने माता पिता को फ़ोन करो और पूछो शहर के बहाने कहाँ भटक रहे हैं, अब नाश्ता खाना मिलेगा या वो भी होटल से ऑर्डर कर दूँ? गुस्से में बड़बड़ाई। तब रोहन ने फ़ोन लगाया, पापा कहाँ हैं? सैर करते करते ज़्यादा देर नहीं हो गई? अरे बेटा, तुम दोनों सो रहे थे तो हमें देरी हो रही थी, इसलिए हम दोनों तैयार होकर निकल गए। आज मकर संक्रांति है ना, यहाँ मेहता जी के घर आए हुए हैं। वे गुजराती हैं, उनके यहाँ त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वो क्या कहते हैं, काइट फेस्टिवल वहीं रखा है उन्होंने। मैं और तेरी माँ यहीं एंजॉय करने आ गए। हर साल तो वहीं पूजा पाठ, मंदिर, दान, लड्डू। सोचा इस बार कुछ हटके किया जाए। बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी तुझे वीडियो कॉल करता हूँ, बोल उन्होंने फ़ोन रख दिया। रोहन निशा से कुछ कहता इससे पहले ही वीडियो कॉल आ गया। देख कितना सुंदर सजाया है, छोटी छोटी पतंगों से डेकोरेशन, तरह तरह के लड्डुओं के थाल और खिचड़ी। तुझे पसंद है ना? थोड़ी सी पैक करा कर लाऊंगा। अशोक जी मुस्कुराते हुए बोले, लाओ जी, मेरी भी बात करवाओ। नीलिमा जी ने फ़ोन छुड़ा लिया। अरे बेटा, तेरे पापा को जल्दी थी, मंदिर से ही सीधा यहाँ आ गए। रसोई में पोहा बना कर रखा है, तुम लोग अच्छे से नाश्ता वगैरह कर लेना। अरे माँ, क्यों परेशान हुई, कुछ भी देख लेते। निशा तो गुस्से में थी ही, तुरंत फ़ोन हाथ में लेते हुए बोली, मम्मी जी अब आप अपना एंजॉय करिए, हमारी चिंता करने का दिखावा करने की ज़रूरत ही क्या है? आपको थोड़ा भी लगा कि हमको बता कर जाना चाहिए था? बहू, रात में मेहता जी का फ़ोन आया, तब तक तुम लोग सो चुके थे। सुबह तुम्हारे पापा जी ने इतनी जल्दी जल्दी मचाई कि तुम्हें बताना भूल गए। नीलिमा जी थोड़ा सा कुचाते हुए बोली, ये सही है, अपने मज़े के लिए आप हर बार पापा जी को आगे कर देती हैं, जिससे हम कुछ न बोल पाए। ताना देते हुए फ़ोन काट दिया। निशा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी माँ से कुछ भी बोलने की? मैंने तुम्हें समझाया था ना। हाँ समझाया था, मगर रोज़ रोज़ के नए नए नाटक देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे घर में रहती हैं, हमें भी गिन लिया करें, थोड़ा बता कर चली जाती, मगर नहीं। और देखा नहीं तुमने, पतंग उड़ा रही थी। बताओ इन्होंने कब सीखा? रोहन एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे याद है, पतंग उड़ाना मुझे पापा ने नहीं मम्मी ने सिखाया था। जब मैंने पूछा आपको कैसे आता है तो बोली, नाना जी ने उन्हें सिखाया था। मगर मेरी दादी को उनका मर्दों की तरह गांव में पतंग उड़ाना पसंद नहीं था। मगर एक बार पापा के कहने पर वो छत पर पहुंच गई। उस दिन दादी ने त्योहार के दिन इतना क्लेश मचाया कि सुबह से शाम तक ऐसा लग रहा था जैसे घर में मातम पसरा हो। उस दिन से मेरी माँ ने पतंग ना उड़ाने की कसम खा ली। मगर बाद में जब पापा हमें शहर लाए, तब मेरे और पापा के कहने पर मम्मी कभी कभार हमारे साथ छत पर पतंग उड़ाती थी। समय के साथ सब बंद हो गया, मगर आज उन्हें ऐसा हंसते खिलखिलाते देख मुझे पुरानी सारी बातें याद आ गई। देखो रोहन, यह सब पुरानी बातें हैं, बकवास तो करो नहीं, जो भी था बचपन की बातें थी। अब उन्हें ऐसे शौक नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा उन्हें उम्र का भी लिहाज करना चाहिए। इस उम्र में यह सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा छोड़ो बाबा, चलो तुम तैयार हो जाओ, हम कहीं घूम कर आते हैं, और नाश्ता भी तुम्हारी पसंदीदा पाव भाजी सेंटर पर करेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, कॉफ़ी भी वहीं कैफ़े में पी लेंगे। मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। रोहन तैयार होकर बाहर आया और कार की चाबी ढूंढने लगा। अरे निशा, चाबी कहाँ है? वहीं कैबिनेट पर पड़ी होगी। नहीं है, तभी तो पूछ रहा हूँ। निशा ने देखा, बाहर झाँका तो कार भी नहीं थी। लो, तुम्हारी प्यारी मम्मी जी आज कार से तफरी करने गई हैं। क्या? पापा को ज़रा भी नहीं लगा? कार ले जाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेते, मैं ड्राइव कर देता। खुद ड्राइव करने की क्या ज़रूरत थी इस उम्र में? वाह, जब मैं कहती हूँ तुम्हारी माँ की उम्र तो मुझसे मुँह बनाते हो। आप पापा की उम्र देख ली? देखो रोहन, तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। दोनों मियाँ बीबी एक दूसरे की तरफ देख स्वीकृति में सिर हिलाने लगे।
देखिए माता पिता का बिना बताए जाना कितना अखर रहा है बेटा बहू को, जबकि वो खुद लेट नाइट पार्टी करे, मूवीज देखे, बिना बताए घूमने फिरने चले जाएं, बाहर खाना खा कर आएं, तब इन्हें अपने माता पिता सास ससुर को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। मगर आज अगर वही माता पिता जल्दी में बोल कर नहीं आए तो कितना कष्ट हो रहा है, चिढ़ मच रही है कि हमें बताकर क्यों नहीं गए। ये वही बच्चे हैं जो बड़े होने के बाद कहते हैं आप लोग बहुत जासूसी करते हैं, हमें शांति से जीने की आज़ादी नहीं देते, हर वक्त हम पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं। हमारी अपनी लाइफ है, हम इसे अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। मगर थोड़ा सा माता पिता ने अपने हिसाब से जीना चाहा तो कितनी तकलीफ हो गई। उस दिन तो किसी तरह से बीत गया। एक दिन अशोक जी ने रोहन से पूछा, अरे बेटा वह नैनीताल के टिकट बुक हो गए हैं कि नहीं, हमें कब निकलना है, बता दो, कपड़े भी तो पैक करने हैं और अगर नीलिमा जी को कुछ शॉपिंग करनी रही वो भी करवा देंगे। पापा अभी सीजन चल रहा है, ट्रेन की बुकिंग फुल है, ऐसा करिए आप कुछ दिन बाद सोचिएगा। कैसी बात करते हो बेटा, इस उम्र में तुम्हारी माँ को मैं ट्रेन में धक्के खिलवाऊंगा। अरे बेटा फ्लाइट की टिकट करवाओ और रिसोर्ट की बुकिंग तो मैंने कर ली है, पेमेंट कर देना, लिंक भेज रहा हूँ। अशोक जी बड़े आत्मविश्वास से बोले, जब सब सोच ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आपको जो समझ में आए वो करिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप रिटायरमेंट के बाद कुछ ज़्यादा ही अपनी मर्जी चलाने लगे हैं? रोहन बेटा खबरदार, ये तुम मुझसे किस तरह बातें कर रहे हो? अगर मैंने इतने साल बाद तुम्हारी माँ को कहीं घुमाने का सोचा है तो क्या गलत किया है? और फिर अगर तुम्हें पैसों की कोई समस्या है तो अभी मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपना और अपनी पत्नी का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ। और फिर तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे मम्मी पापा इतना जिंदा दिली से जीवन जी रहे हैं, ना कि अपने बेटा बहू को दिन रात परेशान करते हैं, ताने मारते हैं, लड़ाई करते हैं। हमने तो कभी तुम्हारे जीवन में दखल नहीं दिया, तुम भी तो अपना जीवन अपने हिसाब से जीते आए हो। आखिर तुम्हें समस्या क्या है? अशोक जी गुस्से से बोले। रोहन बोला, पापा मुझे कोई समस्या नहीं, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ इस उम्र में अगर कोई मेडिकल कंडीशन हुई तो क्या करेंगे? नैनीताल आपके लिए ज़्यादा दूर रहेगा, ऊपर से वहाँ ठंडा मौसम रहता है। अरे मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें हमारे जाने से प्रॉब्लम है या हमारी सेहत की चिंता है? जब हम खुद जाना चाहते हैं और हम दोनों ने अपना मेडिकल चेकअप पूरी तरह करवा लिया है तो फिर तुम्हें क्या एतराज़ है? रोहन गुस्से से बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। अब अपने पिताजी से ज़्यादा क्या बोले। नीलिमा जी रसोई में कुछ मठरी पपड़ी रास्ते के लिए बना रही थी, तभी निशा पानी पीते समय चक्कर खाकर गिर पड़ी। उन्होंने देखा और उसे सोफे पर लिटाया और डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर की जांच के बाद पता चला निशा प्रेग्नेंट है। घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अशोक जी दादा बनने की खुशी में नाचे जा रहे थे, वहीं रोहन भी खुश था। तभी अशोक जी बोले, बस अब हम अपने नैनीताल के ट्रिप से लौट आए, फिर अपने होने वाले पोता पोती के लिए खूब सारी शॉपिंग करके उसके लिए नया कमरा बनवाएंगे। आखिर हमारी नई पीढ़ी आ रही है, उसके लिए घर में कुछ बदलाव तो करने ही होंगे। अरे पापा आप देख रहे हैं ना, निशा की तबीयत ठीक नहीं है, वह मुझसे कह भी रही थी पर हमने ध्यान नहीं दिया। और जब अब हमें पता चल गया कि वह प्रेग्नेंट है तब तो मम्मी और आपको यहीं रुकना चाहिए। मम्मी की देखभाल उसे बेहतर महसूस कराएगी। तब नीलिमा जी भी बोली, हम फिर कभी चले जाएंगे, बहू की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनो नीलिमा, तुमने आज तक अपने जीवन में बहुत समझौते किए हैं और तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे साथ हर समझौते करने को तैयार हूँ। मगर जब मैंने कह दिया कि हम दोनों 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो जा रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं अकेले चला जाऊंगा, लेकिन मैंने अपना पूरा मन बनाया है कि मुझे नैनीताल घूमने जाना है। बोल गुस्से से वो अपने कमरे में चले गए। वह समझ रहे थे कि रोहन शुरू से नहीं चाहता था कि वह घूमने जाएं। उस पर नीलिमा जी ने भी उसका साथ दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। इधर नीलिमा जी बहुत परेशान थी, बेटा बहू का साथ दे या पति का। वो खुद को बीच में मझधार में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद नीलिमा जी अपने बहू के कमरे से आईं और बोली, निशा मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली है, कल शाम तक वो यहाँ आ जाएंगी। साथ में कजरी को 24 घंटे के लिए तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ रख दिया है। बेटा तुम मुझे समझो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मगर मैं अपने पति की बात भी नहीं टाल सकती हूँ, इसलिए मुझे उनके साथ जाना ही होगा। तुम अपना ख्याल रखना, बोलकर चली गई। 4 दिन बाद नीलिमा जी और अशोक जी तो चले गए। निशा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वे सोचने लगी, सास ससुर अपनी मस्ती में इतना मस्त हो गए कि अपनी बहू के लिए घूमना फिरना नहीं छोड़ पा रहे हैं,
तो बच्चा होने के बाद क्या होगा? निशा की बात सुन माँ सुषमा जी ने भी उसका ही साथ दिया और कहा, सच में तुम्हारी सास को बिल्कुल शर्म नहीं आई? इस उम्र में कोई भला ऐसे डेस्टिनेशन में घूमने जाता है? एक उम्र के बाद हमें संयम बरतना ही होता है। अगर वो चाहती तो भाई साहब से कह सकती थी, लड़ सकती थी कि नहीं, मैं अपनी बहू को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मगर नहीं, असल में तो शौक उन्हें ही है घूमने का। नाम भाई साहब का लगा रही हैं ताकि कोई उन पर उंगली ना उठा सके। सही कहती हो माँ, मम्मी जी के दिल में अरमान है जो फूट फूट कर निकल रहे हैं, वरना पापा जी को तो पिछले 2 साल में ऐसे कभी भी मनमानी करते नहीं देखा, मगर रिटायरमेंट के बाद तो जैसे पंख लग गए हैं मानो। मुझे भी लगता है सब मम्मी जी का किया धरा है। तभी रोहन गुस्से में कमरे में आया और बोला, बस कुछ दिनों की बात है, तुम चिंता मत करो निशा, मैंने भी कुछ फैसला कर लिया है। मम्मी पापा आएंगे तो उन्हें बता दूंगा। मैं उनकी ये मनमानी सहन नहीं कर सकता, उन्हें हमारी परेशानी समझनी ही होगी। निशा और उसकी माँ हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। आखिर रोहन ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है? नीलिमा जी और अशोक जी नैनीताल से घूमकर पहुंचे। वहां डाइनिंग टेबल पर रोहन, निशा और उसकी माँ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अशोक जी ने कजरी से कहा, 2 कप चाय और नाश्ता हम लोगों को भी लगाओ। तभी नीलिमा जी को देख रोहन, निशा की भौहें तन गई। वे जींस और टी शर्ट में अपनी ट्रॉली बैग लेकर चली आ रही थी। मम्मी, आपने क्या पहन रखा है? बहू द्वारा पूछे गए सवाल पर नीलिमा जी शक पकाते हुए बोली, अरे वो मैंने तो बहुत मना किया था, फिर भी तुम्हारे पापा ने मुझे जींस टी शर्ट टॉप से ही सब दिलवा दिया। कहते बहुत कंफर्टेबल होते हैं और सच में हवाई यात्रा के समय इन्हें पहनकर मुझे भी अच्छा लगने लगा। चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो तो ठीक है समधन जी, मगर थोड़ा सोचा तो होता, आसपास के लोग क्या सोचेंगे? बहू वाली होते हुए इस तरीके के मॉडर्न कपड़े आप पर शोभा नहीं देते। भाई साहब तो सब मान जाते, आप ही के शौक रहे होंगे सवानी के जो आप पूरा कर रही हैं। सुषमा जी ताना मारते हुए बोली। अशोक जी कुछ बोलने वाले थे, इससे पहले ही नीलिमा जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। नीलिमा जी ने अपने बहू के हाल चाल जाने, हालांकि वे रोज फोन पर अपनी बहू से बात करती थीं। फिर दोनों अंदर फ्रेश होने चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए, नाश्ता कर लॉन में बैठे थे। वहीं अशोक जी टैबलेट पर फोटोज देख रहे थे। रोहन ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। उसे देखकर वे बोले, अरे बेटा इधर आओ, देखो कितने अच्छे फोटो आए हैं। बहुत अच्छी वादियाँ थी और झील तो बहुत ही सुंदर थी। सच 15 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब की बार तुम्हारी माँ को गोवा लेकर जाऊंगा, उसे हमेशा से ही बीच पर घूमने का बड़ा मन था, मगर जिम्मेदारियों के चलते पूरा नहीं कर पाया। अब लेकर जाऊंगा, बोल हंसने लगे। मम्मी पापा की मनमानी को देखकर रोहन पहले से ही चिढ़ा हुआ था। दूसरा, हजारों रुपया वह घूमने फिरने में खर्च कर रहे थे, जो कि उससे सहन नहीं हुआ। अचानक से बोला था, मम्मी पापा मैंने एक फैसला किया है। मैंने अपने ऑफिस के पास में ही एक फ्लैट ले लिया है। वहाँ मैं और निशा शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि कोई परेशानी हो तो मैं तुरंत उसके पास पहुँच सकूँ। अरे बेटा, कैसी बातें करते हो? खुद का बंगला होते हुए फ्लैट में क्यों रहोगे? और बहू की देखभाल के लिए हम हैं तो सही, तो तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? मम्मी पापा जी, आप तो रहने दीजिए। आजकल आप लोगों को मौज मस्ती के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्या निशा की फिक्र करेंगे? जब उसकी तबीयत इतनी खराब थी तब भी आप हमें छोड़कर चले गए। क्या पता आगे भी ऐसी कंडीशन हुई और आप अपने घूमने फिरने में व्यस्त रहे, तब निशा को कौन देखेगा? और जब नौकर और बाहर वालों को ही संभालना है तो हम अपना खुद सब संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे लिए जो भी किया उसका मुझे बहुत एहसान है, हाथ जोड़ते हुए बोला। रोहन, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम किससे बात कर रहे हो? आखिर एक बेटा अपने पिता से ऐसे कड़वे बोल नहीं बोल सकता। अशोक जी बड़ी हैरानी से बोले। सारी बात सुनकर समधन सुषमा जी बोली, बहन जी, भाई साहब रोहन सही कह रहा है। अब आप भी समझे, इन्हें छोड़कर अचानक मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे घर में भी बेटा बहू हैं और मैं जॉब करती हूँ। रिटायर होती तो कोई और बात थी, मगर मुझे भी आपके घूमने फिरने जाना, अचानक मेरा आना काफ़ी मुश्किल सा प्रतीत हो रहा था। बात मेरी बेटी की थी तो मैं बिना कुछ सोचे समझे दौड़ी चली आई, मगर यहाँ देख रही हूँ आप दोनों के रंग ढंग ही बदले हुए हैं। आपको तो अपने बेटा बहू से कोई मतलब ही नहीं। इससे तो अच्छा है जो रोहन ने ऐसा फैसला किया है, कम से कम हमारी बेटी सुखी तो रहेगी। ये सोच सोच कर हैरान परेशान नहीं होगी कि बच्चा तो आपके खानदान के लिए ही पैदा हो रहा है, फिर भी आप लोगों को कोई कद्र नहीं। नीलिमा और अशोक जी दोनों स्तब्ध थे, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
तब नीलिमा जी बोली, बहन जी, मुझे रोहन के इस फैसले से कोई ऐतराज़ नहीं। अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहता तो खुशी से जाए, मगर मेरा एक ही सवाल है आपसे और रोहन से, क्या पूरी ज़िंदगी घर परिवार और बच्चों के नाम कर देने के बाद एक माँ बाप को रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का कोई हक नहीं? और फिर हमने कब मना किया कि हम निशा बहू की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं? वह तो अचानक सिचुएशन ऐसी हुई कि हम कुछ कर नहीं पाए, मगर आगे से ध्यान रखेंगे। नहीं मम्मी, अब मुझे इस बारे में दोबारा नहीं सोचना। हम लोग 2-4 दिन में ही यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, बोलकर रोहन अपने ऑफिस चला गया। चलिए, मुझे भी वापस लखनऊ जाना है, चलती हूँ, बोल समधन जी भी चली गईं। यह सब क्या हो गया नीलिमा? और फिर तुमने रोहन से जाने के लिए इतने साफ शब्दों में कैसे कह दिया? बहुत हुआ जी, इन्हें स्वतंत्र जीवन जीना है तो जीने दीजिए। जिस दिन जिम्मेदारियों का बोझ इनके सिर पर पड़ेगा ना, तब इन्हें सब समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इन्हें पैदा करके पाले पोसे हैं। ये बोल नीलिमा ने अपने आंसू पोंछ लिए। अशोक जी के मन में यही चल रहा था कि बच्चे इतने स्वार्थी क्यों हो जाते हैं। जिन बच्चों के लिए माता पिता सब कुछ करते हैं, वही बच्चे माता पिता को खुश क्यों नहीं देख पाते हैं। अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता हूँ। क्या मैं गलत हूँ? अशोक जी और रोहन में गलत कौन लग रहा है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।